ओके, अस्सलाम वालेकुम। बस ना हम एंडिंग के टॉपिक्स के ऊपर है, मशीन लर्निंग के, फिर हम डीप लर्निंग की तरफ ना मूव ऑन कह रहे होंगे। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स हो रहे होंगे ना, हम सबसे पहले तो ना डाटा को थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि डाटा क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरह हम इसको ना देखते हैं डाटा को। ये हमने देखा था, ये लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि डाटा की जितनी बेहतर क्वालिटी होगी, जितना क्वालिटी वाइज डाटा बेहतर होगा, उतना ही मॉडल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अंडरस्टूड सी बात है। क्यों? क्योंकि डाटा जो होता है, फॉर एग्जांपल मैं डाटा दे रहा हूँ एज का 100, लेट्स से 170, तो मॉडल तो इसी के हिसाब से ट्रेन हो रहा होगा ना। मॉडल को तो नहीं पता कि इंसानों की एज क्या होती है। मॉडल तो 170 के लिहाज से तैयार हो रहा होगा। तो क्वालिटी ऑफ डाटा बहुत मैटर करता है। जितना क्वालिटी डाटा डाटा के अंदर होगी, उतना ही बेहतर वो परफॉर्म कर रहा होगा आपका मॉडल। इसी तरह सबसे पहले ना डाटा कुछ मीन से आ जाता है, प्राइमरी मीन से आता है, सेकेंडरी मीन से आता है, मीन्स से आता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि डाटा जो है आप खुद कलेक्ट करते हो। ठीक है, आप खुद कलेक्ट कर रहे हो डाटा। सेकेंडरी मीन से आपका कैगल, जिस तरह हमने देखा था, कैगल का डाटा सेट उठाया था, हगिंग फेस हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गई। ठीक है, वेबसाइट से कुछ स्क्रैप करके एपीआई के थ्रू हम डाटा लेके आ सकते हैं। ठीक है, आजकल एपीआई बहुत ज्यादा वायरल हो रही है एनएटएन वगैरह की वजह से। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, तो यहाँ से ना आपका डाटा आ गया। एक बार डाटा आ गया आपका, फिर हमारा क्या फेज हुआ करता था, उसको क्लीन करने का फेज। डाटा को साफ किया जाए, उसके मिसिंग वैल्यूज निकाले जाए, उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए। यही हमारे काम होते थे, हमने देख लिया था। डाटा जो होता है ना, एक और चीज करते हैं हम उसकी। ठीक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। हमारे पास डाटा आ गया ना। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास डाटा जो है ना, उसके अंदर 1000 रोज हैं, या 1000 चीजों का डाटा है वो। तो हम उसको स्प्लिट करते हैं दो दो चीजों के अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग फर्दर डिवाइड होता है दो के अंदर, वो हम अभी देखते हैं कौन कौन से होंगे। टेस्टिंग जो डाटा होता है वो हमारे लिए बिल्कुल न्यू डाटा होता है। ठीक है, इन टर्म्स टेस्टिंग डाटा जो होगा वो मशीन लर्निंग के लिए न्यू डाटा होगा। हम ट्रेनिंग डाटा से ट्रेन करेंगे मॉडल को, और आफ्टर ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा यूज करेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालने के लिए। कल हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक प्रिसीजन, एक्यूरेसी। उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग डाटा यूज होता है, obvious सी बात है। ठीक है, ट्रेनिंग डाटा के जरिए से हम ट्रेन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर एक टाइप आती है वैलिडेशन डाटा। ट्रेनिंग डाटा के अंदर ट्रेन डाटा, वैलिडेशन डाटा, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं इन चीजों को। ठीक है, यहाँ तक कुछ 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 क्लियर ना हो तो बताएं। ठीक है, अब तक हमारे पास डाटा था, हमने उसको ट्रेनिंग में स्प्लिट कर दिया, टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया एंड ऑल। ट्रेनिंग में भी फर्दर दो चीजों के अंदर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, ट्रेनिंग में फर्दर वैलिडेशन के अंदर डिवाइड होगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि डाटा के स्प्लिट किस तरह करते हैं। बेसिकली ना 80-20 स्प्लिट करते हैं हम। 80-20 स्प्लिट से क्या मुराद है कि 80% डाटा जो होता है ना, हम उसके अंदर डाल देते हैं। लाइक 80% डाटा जो हमारा होता है वो ट्रेनिंग का डाटा होता है। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर आता है, और 20% डाटा जो हमारा होता है वो टेस्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। 80-20 हम स्प्लिट कर लेते हैं डाटा को। उससे क्या फायदा होता है कि हमारे पास डाटा सेट है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 रोज आई हैं, अभी हमने देखा था। तो 800 रोज हम डाल देंगे ट्रेनिंग के अंदर। ठीक हो गया, और आपकी 200 रोज हम डाल देंगे टेस्टिंग के अंदर। जिससे फायदा ये होगा टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर कि हमने ट्रेन कर लिया मॉडल को। इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। 50-50 का फायदा नहीं है ना। 50-50 का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ट्रेन ज्यादा डाटा सेट के साथ करना है। टेस्टिंग के लिए तो थोड़ा डाटा सेट भी वैल्यूएबल होगा। ट्रेन करना है ना, तो जितना हमने देखा था कि जितना ज्यादा डाटा सेट होगा उतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही होगी। सो ज्यादा डाटा हम अपना ट्रेनिंग में जाया नहीं करते, हम टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा डेटा लगाते हैं। ठीक है, 80%। और ट्रेनिंग के अंदर भी फर्दर एक चीज के अंदर और डिवाइड होना होता है, तो हम उसको उसके ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई
हम जो है 20% जो हमारा डाटा होता है उसी के साथ काम कर रहे होते हैं टेस्टिंग के अंदर। इस तरह टेस्टिंग और ट्रेनिंग की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 10 रोज आ जाती हैं स्टूडेंट्स के, या आप लगा लें कि मेरे पास 10 डाटा आ गया, 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, ये रोज है और इसके मार्क्स लगा लें 100, 200, 300, 400। ठीक है, अप टू 1000। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से जो पहले 8 होंगे ना, पहले 8 उसको डाल दूंगा ट्रेन करने के लिए मॉडल। मॉडल की ट्रेनिंग हो गई है। अब मैं इन दो के जरिए ना, 9 और 10 के जरिए क्या करूंगा, मॉडल को टेस्ट करूंगा। अब मैं इसके अंदर दूंगा 9। लेट्स से मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दिए 890। फिर मैं देखूंगा यहाँ पर कि एक्चुअल क्या था, 900। फिर मैं इस कंपैरिजन के बेस के ऊपर इसके मैट्रिक्स निकालूंगा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, इसकी प्रिसीजन कितनी है, इसके रिकॉल कितने हैं एंड ऑल। क्यों ये जरूरी होती है टेस्टिंग डाटा? टेस्टिंग डाटा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें उसका आंसर पहले से होना जरूरी है। आंसर होगा तभी तो हम उसको प्रिडिक्टेड आंसर से कंपेयर कर रहे होंगे। हमें आंसर पता होगा तभी तो प्रिडिक्टेड आंसर के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। सो दैट्स व्हाई दैट इज द मेन रीजन कि हम इसको स्प्लिट करते हैं टेस्टिंग में भी। टेस्टिंग इज लाइक अ न्यू डाटा फॉर अस, लेकिन हमें उसका आंसर पहले से मालूम होता है। तो इसीलिए हम अपने डाटा सेट्स को 80-20 के अंदर स्प्लिट करते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक हो गया। अब ना कुछ टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अभी तक मशीन लर्निंग पढ़ा था। ठीक है, मशीन लर्निंग का जो आउटपुट दो टाइप्स का आ सकता था, नंबर्स या क्लासेस। नंबर के अंदर रिग्रेशन, क्लासेस के अंदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिग्रेशन के फर्दर मॉडल्स होते थे, सिंपल, मल्टीपल, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के हमने मॉडल पढ़ लिए थे, नाइफ बेस और क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, इन दोनों के कॉमन मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं कुछ। एक हमने पढ़ लिया था उस दिन, डिसीजन ट्री। वो इस पर भी अप्लाई होता है और इस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज एक और टाइप ऑफ टेक्निक पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, आपका लास्ट एल्गोरिथम। ठीक है, मशीन लर्निंग का टेक्निक पढ़ लेते हैं एक। ठीक है, पहले जो कॉमन टर्म यूज होने वाली है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा सेट था। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक डाटा है, उसके ऊपर मैं ना क्या कर रहा था, एक मॉडल को डाटा दे रहा था। लेट्स से अगर ये अभी देखा था नंबर्स है तो मैं लीनियर रिग्रेशन, या अगर ये क्लासेस है तो मैं क्लासिफिकेशन अप्लाई करके इसको एक ही मॉडल को ना सारा डाटा दे रहा था। लेट्स से मेरे पास 1 लाख नंबर्स का डाटा है, मैं मॉडल को दे रहा था ये डाटा। ये इनपुट है मेरे पास, ये मॉडल है मेरे पास, और इन द फ्यूचर इसको मैंने ट्रेन करना है इनपुट के जरिए। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डाटा मैंने दे दिया इसको, इनपुट और आउटपुट। अब पहले क्या होता था कि मॉडल एक होता था। अगर तो ये नंबर का डाटा है तो रिग्रेशन होता था, क्लासिफिकेशन का क्लासेस है, कैटेगरीज का डाटा है तो ये क्लासिफिकेशन होता था। हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं पूरा डाटा उठा के एक मॉडल को दिया करता था। ठीक है, ये एक टेक्निक थी। आज हम एक और टाइप ऑफ टेक्निक पढ़ने लगे हैं। फिर उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम एक एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा मशीन लर्निंग का लास्ट एल्गोरिथम होने वाला है। फिर हम मूव कर रहे होंगे डीप लर्निंग की तरफ। ठीक हो गया। अब हमारे पास यही कन्वेंशनल डाटा आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डाटा डाटा हो सकता है। अब इस डाटा को पहले मैं क्या करता था, एक मॉडल को देता था। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट मॉडल्स को दूंगा डाटा, जितने मर्जी मेरे पे डिसाइड करते हैं। ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा मेरा, फॉर एग्जाम्पल, और ये दोनों में अप्लाई होता है, लाइक रिग्रेशन में भी अप्लाई होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर भी अप्लाई होता है। इससे क्या होगा, आप एज अ टीम वर्क काम कर रहे हो।
एक मॉडल के ऊपर आप रिलाई नहीं कर रहे, एक एल्गोरिथम के ऊपर आप रिलाई नहीं कर रहे, आप डिफरेंट एल्गोरिथम से अपना आंसर निकलवा रहे हैं। जैसे हमने क्लासिफिकेशन के केस में देखा था कि नाइफ बेस से भी हम कर रहे थे, ठीक है, के मीन से भी कर रहे थे, डिजी एंट्री से भी कर रहे थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी कर रहे थे, सारे पढ़ लिए हमने, सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। रिग्रेशन के केस में भी हम के मीन लगा रहे थे, डिजी एंट्रीज लगा रहे थे, लीनियर रिग्रेशन लगा रहे थे एंड ऑल। अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये क्लासिफिकेशन का केस है, क्लासेस है, क्लासेस मेरे पास लेट से दो क्लासेस अवेलेबल है, यस और नो। ये वाला मॉडल मुझे प्रेडिक्ट करके देता है यस, ये वाला मॉडल भी प्रेडिक्ट करके देता है मुझे यस, ये वाला मॉडल मुझे प्रेडिक्ट करके देता है नो। तो आप मुझे बताएं कि ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए। इनपुट डाटा था ये, मेरे पास डाटा था, जी बिल्कुल, सारा मेरे पास डाटा था, मैंने इसको ना बैचेस बना के डाटा को कुछ इस मॉडल को दे दिया, कुछ इस मॉडल को दे दिया, कुछ इस मॉडल को दे दिया। इस मॉडल ने यस प्रेडिक्ट करके दिया, इस मॉडल ने भी यस प्रेडिक्ट करके दिया, इस मॉडल ने नो प्रेडिक्ट करके दिया, ठीक है। अब ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल आंसर यस के ज्यादा थी, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो यस का आ रहा होगा। इससे आपको एक और चीज भी समझ आ रही होगी, अगर हम खाली एक मॉडल के ऊपर रिलाई कर रहे होते ना, तो हमारा आंसर गलत भी आ सकता था। ये देखें, इस वाले मॉडल ने सिर्फ नो प्रेडिक्ट करके दिया है, बेशक उसने सिर्फ इतने बेसिस के ऊपर या इतने बेसिस के ऊपर नो प्रेडिक्ट करके दिया होगा, लेकिन स्टिल हम रिलाई एक के ऊपर नहीं कर रहे हैं, अब आप मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, मल्टीपल मॉडल्स मिल के हमारी प्रोडिक्शन करके दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू हम टीमिंग बना रहे हैं, इसको बैगिंग एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, बैगिंग टेक्निक, ठीक है। हम बैच बना रहे हैं, बैगिंग के थ्रू हम भेज रहे हैं, बैच ऑफ डाटा भेज रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स को, जिसकी वजह से वो ट्रेन करके हमें आंसर दे रहे हैं। अब मुझे, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का केस। अब मुझे एक चीज बताएं कि रिग्रेशन का केस अगर आ गया, नंबर का केस, तो फिर क्या होगा। लेट्स से इस मॉडल ने मुझे 2.1 प्रेडिक्ट करके दिया, इस वाले मॉडल ने मुझे 2.3 प्रेडिक्ट करके दिया, इस वाले मॉडल ने मुझे 2.5 प्रेडिक्ट करके दिया। अब मुझे बताएं कि आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आउटपुट क्या आएगा इसका। इन तीनों का मीन ले लेंगे हम, एग्जैक्टली इन तीनों का मीन लेंगे, इन तीनों का मीन लेके मैं बता दूंगा क्या आंसर आता है, ठीक है। 2.1 प्लस 2.3 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 3, तीनों का मैं मीन ले लूंगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक कुछ क्लैरिटी ना हो, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो था, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमारे पास डाटा सेट है, डाटा सेट को मैंने क्या किए, डाटा सेट को मैंने ट्रेन ट्रेनिंग डाटा, टेस्टिंग डाटा के अंदर स्प्लिट कर दिया। इसका फायदा मुझे क्या हुआ कि मैं इन द फ्यूचर अपने मॉडल की प्रिडिक्शन किस तरह कर रहा हूँ, अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए उसको यूज कर सकता हूँ इन द फ्यूचर, उसके टेस्टिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बैगिंग टेक्निक देख ली है, बैगिंग टेक्निक आपको क्या कहती है, बैगिंग टेक्निक आपको ये कहती है कि यार मेरे पास जो मॉडल है ना, मैं एक मॉडल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, मतलब कि मिल के ना मैं उनसे काम ले रहा हूँ, मल्टीपल मॉडल से मिल के फिर मैं काम ले रहा हूँ। उसका मुझे एट द एंड फायदा पता है क्या हो रहा है, मैं एक मॉडल के ऊपर ना रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल मॉडल्स को ना बैच में ना डाटा भेज रहा हूँ, इट्स लाइक अ टीम वर्क, ठीक है। मैं कुछ डाटा आपको दे देता हूँ, कुछ डाटा मैं आपको दे देता हूँ, कुछ डाटा मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो उन डाटा से मिलाकर मैं फिर काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब एक और चीज हम पढ़ लेते हैं आज, वो ये होने वाली है कि हमने अभी देखा था कि डाटा के टाइप्स, डाटा था, ठीक है। अभी डाटा को हमने ट्रेन और उसके अंदर स्प्लिट किया था, एक सेकंड में मुझे बस,
ठीक हो गया। अब जो डाटा था ना वो अभी तक दो चीजों में डिवाइड हो रहा था हमारा। ठीक है, एक तो प्लेन के अंदर हो रहा था और एक तो टेस्ट के अंदर हो रहा था डाटा डिवाइड। ठीक हो गया। अभी तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अब आज एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। अभी तक हमारी डिस्कशन हो गई है कि हमने जो पहले एल्गोरिथम पढ़े थे वो सिर्फ एक चीज के साथ स्टिक थे, कि अगर मैं नंबर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो रिग्रेशन, और क्लासेस के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब हम हमारी फर्दर डिस्कशन कहाँ पे हो रही है, ऐसे मॉडल से जो कि दोनों काम कर रहे हैं हमारे लिए। हम ऐसे मॉडल्स देख रहे हैं आजकल। ठीक है भाई, हमने के मीन्स देख लिया था, फिर डिसीजन ट्रीज देख लिया था, आज हम रैंडम फॉरेस्ट देखने वाले हैं कि रैंडम फॉरेस्ट को किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। ठीक हो गया। डिस्कटिंग है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था कि हम डिफरेंट तरीके से एक मॉडल को लेके चल सकते हैं। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना मेरी टैब की, या आप लोगों को शेयर हो रही है? नहीं हुई। It's having the connection issue, I don't know. ठीक है, अब शो हो रही है ना? ठीक हो गया। That's it. I think so it was having the internet issues. है। हमारा जो अब नेक्स्ट एल्गोरिथम होने वाला है वो रैंडम फॉरेस्ट हो रहा होगा। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हमने जो अभी बैगिंग टेक्निक देखी है ना वो यूज हो रही होती है। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ना हम मॉडल्स जो होते हैं ना उसके अंदर डिसीजन ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। रैंडम फॉरेस्ट अगेन क्लासिफिकेशन के अंदर भी यूज हो सकता है, रिग्रेशन के अंदर भी यूज हो सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास डेटा सेट होता है ना, एक डेटा सेट, उसको हम स्मॉल बैचेस में बनाएंगे। ठीक है, लेट्स से इस डेटा सेट की ना 20 रोज है, हो सकती है ना, और फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री, अप टू 10 फीचर्स हैं। ठीक है, कॉलम्स हमारे फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स मतलब कि जो के एट्रीब्यूट्स हैं हमारी। ठीक है, क्वालिटीज है डाटा की। ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बेस के ऊपर या हमारा प्रॉफिट हो सकता है या हमारा मार्केटिंग स्पेंड हो सकता है, उसकी बेस के ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं, फीचर्स की बेस के ऊपर। तो हमारे पास 20 रोज है, 20 ही फीचर्स है लेट्स से। अब मैं इसके ऊपर ना मल्टीपल मॉडल्स को अप्लाई करूंगा, मॉडल वन, मॉडल टू, मॉडल थ्री, एंड सो ऑन। अब हर एक मॉडल के ऊपर ना एक एल्गोरिथम लगेगा जिसका नाम होगा डिसीजन ट्री। ये हमने देखा था कि हम डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं बैगिंग टेक्निक के अंदर, बैगिंग टेक्निक को यूज करते हैं। और डिसीजन ट्री हमने कल पढ़ा था, वही बैकएंड के ऊपर ना ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं, हर डिसीजन ट्री होना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, कुछ भी ना बैच साइज बनाते हैं। लेट्स से इसने 5 रोज 5 कॉलम्स का ना एक बैच साइज बनाया और इधर भेज दिया इस वाले को। ठीक है, ये रो सैम्पलिंग और फीचर सैम्पलिंग करते हैं, कुछ रोज उठाते हैं कुछ फीचर उठाते हैं, इस वाले को भेज देते हैं।
कुछ रोज उड़ाता है, फीचर उड़ाता है, इस वाले को भेज देता है, कुछ रोज फीचर उड़ाता है, इस वाले को भेज देता है। ये रैंडम फॉरेस्ट करते हैं। अब आपके जहन में आएगा कि यार मैं अलग अलग मॉडल्स ले रहा हूँ और तीनों ही सेम है, डिसीजन ट्रीज हैं, तो मैं वाई नॉट एक ही मॉडल ले लूँ और डिसीजन ट्री हो, मैं डिसीजन ट्री इस्तेमाल करूँ, मैं रैंडम फॉरेस्ट इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? हालांकि रैंडम फॉरेस्ट में बैकएंड के ऊपर डिसीजन ट्री है ना, डिफरेंट मॉडल्स हैं, मॉडल वन, मॉडल टू, मॉडल थ्री एंड सो ऑन। बैकएंड के ऊपर डिसीजन ट्री है। अगर ध्यान में आएगा तो मैं डिसीजन ट्री इस्तेमाल कर लूँ, तो डिसीजन ट्री के अंदर में ओवरफिटिंग हो सकती है। रैंडम फॉरेस्ट ओवरफिटिंग को टैकल करते हैं। एक चीज और हमने अभी देखा था कि टीम वर्क के थ्रू काम हो रहा होता है तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। बेसिक अगर इंटरव्यू में आप होंगे ना तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैंडम फॉरेस्ट जो है हम क्यों इस्तेमाल करें अगर मेरे पास डिसीजन ट्रीज है। बैकएंड के ऊपर डिसीजन ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट। और एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर मेरे पास ये डाटा सेट है ना, लेट्स मैं इतना डाटा दे देता हूँ मॉडल वन को, ठीक है, इतना डाटा दे देता हूँ जेन टू को, इतना डाटा दे देता हूँ थ्री को, और इतना डाटा दे देता हूँ फोर को। रिपीट भी हो सकता है इसमें कुछ ना डाटा, लेकिन अगेन कुछ डाटा जो होता है ना, कुछ डाटा वो हमेशा बच जाता है रिमेनिंग। और वो किस में इस्तेमाल होता है? एज अ वैलिडेशन डाटा। ये चीज मैंने क्या बोल दी, वैलिडेशन डाटा। आज हम इसी को देखेंगे इन डेप्थ के वैलिडेशन डाटा क्या होता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट ट्री समझ आ गई है ना आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो हमारा, ठीक है, बैकएंड के ऊपर रैंडम फॉरेस्ट जीन ट्रीज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमने अब देखा था कि डाटा है ट्रेन, टेस्ट, इसमें डिवाइड हो रहा है ट्रेन में। ये एक और चीज के अंदर इस्तेमाल होता है, वैलिडेशन डाटा सेट। टेस्टिंग डाटा सेट तो आपका होता है 20%, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा सेट आपका होता है 80%। तो आप कहेंगे कि 20% ट्रेनिंग डाटा सेट है, वैलिडेशन किधर गया फिर? 20% ये ट्रेन टेस्टिंग, 80% ये ट्रेनिंग, तो 100 हो गया। 100% डाटा तुम्हारा यूज ही हो गया, तो वैलिडेशन डाटा किधर गया? ठीक है, वैलिडेशन डाटा किधर गया हमारा? तो वैलिडेशन डाटा पहले तो हम देख लेते हैं कि होता क्या है, फिर देख लेते हैं कि किसकी क्या क्या टाइप्स है। बेसिकली ना हमारे वैलिडेशन डाटा जो होता है ना यूज, क्रॉस वैलिडेशन डाटा, वो यूज होता है हमारे हाइपर पैरामीटर्स को ट्रेन करने के लिए, ट्यूनिंग करने के लिए। अब हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप जहन में जोड़ डालें तो? पढ़ाया हुआ है मैंने ये। हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमजा आप बताएं हाइपर पैरामीटर क्या होता है? राफिया आप बताएं। हाइपर पैरामीटर होता है, हमने ग्रेडियंट डिसेंट देखा था उसमें अल्फा था, लर्निंग रेट। ठीक है, हमने रेगुलराइजेशन देखा था उसमें लैम्बडा था। तो ये हाइपर पैरामीटर ऐसे पैरामीटर जिसको हम खुद पहले से कोई वैल्यू देते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर हम 0.001 भी दे सकते थे, इस केस के अंदर हम 1 दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। ठीक है, तो ऐसा पैरामीटर जिसको हम, इसके अलावा बैच साइज हो सकता है कि कितने बैचेस के अंदर डाटा को भेजना है। पैरामीटर्स अब हमें कैसा पता लगेगा कि अल्फा की वैल्यू हमने कितने लेनी है लर्निंग रेट की? ठीक है, इसकी वैल्यू हमने कितनी लेनी है, हमें किस तरह ये वाली बात पता लगेगी? तो ये वाला काम करता है हाइपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का वैलिडेशन डाटा। थ्रू वैलिडेशन डाटा आप इन 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 वैल्यूज की, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज ले रहे होते हैं। किसी ने सवाल पूछा भी था, शायद हमजा आपने पूछा था कि इसकी वैल्यूज किस तरह आती हैं। मैंने कहा था हम आगे देखेंगे। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपको यही कहती है कि आप
अपने जो ये हाइपर पैरामीटर्स होते हैं ना, इसकी वैल्यूज किस तरह चेंज करेंगे, इसको इसको ट्यून किस तरह करेंगे, इसको ट्रेन किस तरह करेंगे बेसिकली। तो क्रॉस वैलिडेशन का तो आपको पता लग गया कि क्रॉस वैलिडेशन होती क्यों है और किस किस टाइप की होती है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो होता है ना ट्रेनिंग डाटा सेट, यही फर्दर डिवाइड होते हैं क्या कहते हैं वैलिडेशन डाटा सेट में और ट्रेनिंग डाटा सेट में, जिससे मॉडल ट्रेन होता है। एक से मॉडल ट्रेन होता है, एक से हाइपर पैरामीटर्स ट्रेन होते हैं। ठीक हो गया, क्या तो कोई कंफ्यूजन हो? क्या तो कोई कंफ्यूजन हो? और आपके आप बताएं। ठीक है, बेस्ट है। क्रॉस वैलिडेशन हो गई हमारी। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके ना डिफरेंट टाइप्स होती है। अभी मैंने कहा कि मेरे पास डाटा है, लेट्स से मेरे पास 80% डाटा है। अब मैं इसको वैलिडेशन में कितना परसेंट डालना है और ट्रेनिंग में कितना परसेंट डालना है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो इसमें ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्रॉस वैलिडेशन के अंदर ना, वैलिडेशन की। वो हम अभी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, वैलिडेशन की ना डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं आपके पास। वो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास ना अवेलेबल है वैलिडेशन की। स्क्रीन शेयर मैं अभी कर देता हूँ और फर्दर हम करते हैं लैपटॉप के ऊपर। स्क्रीन शेयर होगी। बेस्ट। पहली टेक्निक होती है आपकी लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। इसके अंदर पता है किस तरह मॉडल ट्रेन होता है? ठीक है, इसके अंदर इस तरह मॉडल को ट्रेन करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1000 वैल्यूज है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले एक वैल्यू को पकड़ेगा, उससे वैलिडे उसको वैलिडेशन बनाएगा। ठीक है, और बाकी सारे से ट्रेन कर लेगा। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास 10 वैल्यूज हैं, तो एक को पकड़ा उसने, बाकी 9 ट्रेनिंग में भेज दी, एक के साथ उसने वैलिडेशन कर ली। फिर उसने क्या किया, अगली पकड़ी, अगली के साथ उसने वैलिडेशन शुरू कर दी। ठीक है, अगर मैं इसको बल्कि टैब में ही दिखाऊं तो आपको अंदाजा होगा। गिव मी अ सेकेंड। अभी क्या कर रहा है वो, पहले उसने पहली वैल्यू को पकड़ा, वैलिडेशन में डाल दिया, बाकी सारी वैल्यूज को उसने ट्रेन में डाल दिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू को पकड़ा, उसने वैलिडेशन में डाल दिया, बाकी सारी वैल्यूज को उसने क्या कहते हैं अपना ट्रेनिंग के अंदर डाल दिया। ठीक है, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, यहाँ पे कोई एरर हो अगर आपको समझ में ना आया हो ये अभी तक तो बताएं। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बल्कि, एक सेकंड में आपको ना फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पता है क्या करते हैं, किस तरह स्प्लिट करता है डाटा को। ये डाटा को इस बेस के ऊपर स्प्लिट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक डाटा है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक डाटा है। मेरे पास डाटा सेट है 10 वैल्यूज का, 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 वैल्यूज का ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ठीक है, अब पहले क्या करेगा वो बंदा, ठीक है, पहले पहले जो लीव वन आउट होता है वो इसको उठाएगा, वैलिडेशन में भेज देगा, इस पूरे को उठाएगा, ट्रेनिंग में भेज देगा। ठीक हो गया, अब दूसरी बारी में क्या करेगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का डाटा है। तो वो क्या करेगा, इस वाले को उठाएगा सिर्फ, वैलिडेशन में भेज देगा इसको, और इन सबको ट्रेनिंग में भेज देगा।
फिर तीसरे में वो क्या करेगा, तीसरी उसके अंदर आइट्रेशन के अंदर 1 2 3 5 6 7 इसको उठाएगा, वैलिडेशन में भेज देगा इसको, और इसको उठा के ट्रेनिंग में भेज देगा। कोई कंफ्यूजन हो लीव बनाउट के अंदर? ठीक है, एक एक वैल्यू को उठाएगा, मतलब कि एक एक टर्म को उठा रहा होगा, एक एक यूनिट को। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस वैल्यू लीव बनाउट का। ठीक है, इसी का ही एक और वर्जन है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड क्या करेगा, लीव वन जो होता है ना, लीव वन जो हमने अभी पढ़ा है इससे पहले, ये इसी का ही एक फॉर्म है के फोल्ड की। ठीक है, के फोल्ड क्या करता है कि के की वैल्यू ले लेता है। पहले हम क्या कर रहे थे, लेट्स से अब 1 2 3 पे करके देख लेते हैं। पहला उठाया उसने, वैलिडेशन में डाला, दो उठाए और ट्रेनिंग में डाल दिए। ठीक है, अगली बारी को ये उठाएगा, फिर उससे अगली बारी ये उठाएगा। ये हो गया लीव वन, एक पैरामीटर्स उठा रहे हैं। अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा ना कि इस दफा दो पैरामीटर्स उठाओ या तीन उठाओ या चार उठाओ, अगर मैं इसको वैल्यू दे दूंगा ना तो एक ए फोल्ड बन जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ के इज इक्वल टू 2। अब वो क्या करेगा, इसको उठाएगा, इसको साफ करके लिख देता हूँ। अब मैं उसको कह देता हूँ कि यार अब ना तुम के इज इक्वल टू 2 के ऊपर करो यार, पहले वन था ना हमारा। तो अब के इज इक्वल टू 2 के ऊपर वो कर रहा होगा 1 2 3 4। इसको उठाएगा, वैलिडेशन में डाल देगा, इसको उठाएगा, ट्रेनिंग में डाल देगा। ठीक है, अब 1 2 3 4। अब वो इसको उठाएगा, वैलिडेशन में डालेगा, इसको और इसको ट्रेनिंग में डाल देगा। बस फर्क इतना है इसमें और इसमें, इसमें के की वैल्यू होती है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, और इसके अंदर के की वैल्यू फिक्स होती है इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। दोबारा बता देता हूँ कि हमने भी लीव वन तो क्लियर हो गया है ना तुम्हें, लीव वन क्या होता है। के फोल्ड क्या कहते हैं, पहले लीव वन में हम क्या कर रहे थे, मेरे पास ये डाटा था ना, 1 2 3 4 5, मेरे पास डाटा है। इसमें क्या कर रहा था, एक उठा रहा था, वैलिडेशन में डाल रहा था, बाकी सारा ट्रेनिंग में। फिर अगला उठा रहा था, वैलिडेशन में डाल रहा था, बाकी सारा ट्रेनिंग में। फिर अगला एक एक उठा रहा था। के फोल्ड क्या कहता है, मुझे के की वैल्यू दो, मैंने कितने उठाने हैं। लेट्स से मैं के की वैल्यू 3 देता हूँ ना, अगर लेट्स से मैं कहता हूँ के की वैल्यू 3 है, के फोल्ड के अंदर, के फोल्ड के अंदर के की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ यूनिट साइज। अब वो क्या करेगा, पहले 3 आएगा, वैलिडेशन में डाल देगा, 3 है ना यहाँ पे, बाकी का ट्रेनिंग में डाल देगा। ठीक है, फिर उससे अगले 3 आएगा, वो वैलिडेशन में डाल देगा, और बाकी जितने बचे होंगे वो ट्रेनिंग में डाल देगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली के की वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अगला टाइप ऑफ द क्रॉस वैलिडेशन है स्प्लिट। ठीक है, उसको हम कहते हैं होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन। उसके अंदर बेसिकली ना स्प्लिट कर रहे होते हैं, होल्ड आउट। उसके अंदर क्या होता है कि यार ये डाटा सेट है ना, होल्ड आउट डाटा सेट के अंदर क्या होता है कि हम लेट्स से कहते हैं कि मेरे पास ट्रेन डाटा सेट है 80%। ठीक है, अब ट्रेन डाटा सेट के अंदर ना मैं कहता हूँ ये जितना मेरा डाटा सेट है ना, इसका 70% ट्रेनिंग को दे दो और 30% वैलिडेशन को दे दो, अपनी मर्जी है, जितना मर्जी दे सकते हैं। इसकी यहाँ पे हायरार्की इस तरह बनेगी डाटा के अंदर, होल्ड आउट के सिनेरियो के अंदर क्या बनेगी, डाटा सेट आया मेरे पास, मैंने क्या किया, उस डाटा सेट के साथ 80% ट्रेनिंग को दे दिया, 30% टेस्टिंग को दे दिया, इस 80% को फर्दर मैंने 70% ट्रेनिंग के लिए दे दिया, 30% वैलिडेशन के लिए दे दिया।
क्या क्लियर है? ठीक है, एक और होता है हमारे पास टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? टाइम सीरीज का मतलब ये होता है कि जो एक सीरीज बन रही है इन द फॉर्म ऑफ टाइम। ऐसे मैं कहता हूँ कि कंपनी का डाटा है मेरे पास। कंपनी का डाटा 2016, 17, 18, 19, 20। ठीक है, टाइम सीरीज बन रही है हमारे पास। तो अब इसके अंदर क्या होगा? वैलिडेशन। वैलिडेशन हमारे पास लेट से बन रहा है डाटा। तो 2, 3, 4, 5, 6, एक सीरीज बन रही है। ठीक है, 2002, 3, 4, 5, 6। मैं क्या करूंगा? एंड से जो होगा ना हमारा डाटा सीरीज के अंदर, उसको वैलिडेशन के अंदर देता रहूंगा। पैरामीटर्स फाइन करेंगे कितना डाटा देना है, लेकिन हमारा डाटा जो होगा वो एंड से जा रहा होगा टाइम सीरीज के केस के अंदर। ठीक है, एंड वाला डाटा, न्यूएस्ट डाटा आप कह सकते हो उसको। जितना न्यू डाटा होगा वो उसको वैलिडेशन के लिए भेज रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? न्यू डाटा भेजेगा, ये हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, रियल टाइम के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कितना डाटा जाना है इससे। ठीक है, भेजना हमने न्यू डाटा है। ठीक है, स्प्लिट्स करके ना हम इसको भी बता सकते हैं कि यार कितना जाना है टाइम सीरीज के अंदर। ठीक है, साइकिल लाइन जब होगी ना तो आप इसको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पैरामीटर हम दे देते हैं। ठीक है, उसके अंदर बता देते हैं कि कितना जाना है इसके अंदर। आखिरी टाइप ऑफ डाटा सेट है हमारे पास। ठीक है, आखिरी टाइप ऑफ डाटा सेट है स्टैफोल्ड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड डाटा सेट। इसके अंदर क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा हो सकता है ना इस तरह का डाटा। लेट्स से हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, जिसके अंदर 90% यस पड़ा हुआ है और सिर्फ 10% नो पड़ा हुआ है। तो इन दैट केस डाटा जो है ना वो बहुत ही ना अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, एक इम्बैलेंस डाटा सेट है हमारे पास। ठीक है, बैलेंस कोई नहीं है डाटा सेट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 90% एक टाइप का डाटा है, 10% एक टाइप का डाटा है। बैलेंस ही नहीं मिल रहा कोई। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करेगा वो? ठीक है, स्ट्रेटिफाइड डाटा सेट इसमें से भी और इसमें से भी कैटेगरीज बन रही है ना दो डिफरेंट, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर डाटा उठा लेगा। बाकियों में क्या हो रहा था? बाकियों में ये हो रहा था कि हो सकता है कि इसमें से वो सारा डाटा इसी में से उठा ले। हो सकता है ना कि सारा वैलिडेशन डाटा हमारा एक कैटेगरी में से जा रहा हो, या हो सकता है कि सारा वैलिडेशन डाटा सेट हमारा एक कैटेगरी में से जा रहा हो। एक कैटेगरी के अंदर से जब जा रहा होगा तो फिर मॉडल जो होता है ना वो बायस्ड हो जाता है। मतलब कि उसी के अकॉर्डिंगली फिर ना वो प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है। तो हमें दोनों डाटा सेट के अंदर से, दोनों टाइप्स के अंदर से, दोनों क्लासेस के अंदर से डाटा चाहिए। तो इन दैट केस स्ट्रेटिफाइड क्या करते हैं? इसमें से भी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर डाटा उठा के हमें दे देता है। कुछ इस तरह का हमारे पास बनेगा फिर ये ग्राफ। ठीक है, यानी एक कैटेगरी में से और दूसरी कैटेगरी में से इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डाटा ये बना के हमें दे देगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक है, बेसिकली हमने आज ये पढ़ा है कि ना क्रॉस वैलिडेशन डाटा सेट जो होता है ना, क्रॉस वैलिडेशन डाटा सेट को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग को ना क्या कहते हैं, हाइपर पैरामीटर जो ट्रेनिंग होती है हम उसको कर सकें। हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स जिनकी वैल्यूज पहले से नहीं असाइन, वो क्या करेंगे? हम उसको उसको वैल्यूज को असाइन कर देंगे। ठीक है, उसको करने में बड़ा मदद देते हैं हमें वैल्यू असाइन करने के अंदर। ठीक है, आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, एनॉमली डिटेक्शन। छोटे छोटे टॉपिक्स थे और आज हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम सेकंड लाइन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एनॉमली डिटेक्शन क्या कहते हैं? हमने लास्ट टाइम अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ी थी। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमने के मीन क्लस्टरिंग करके डाटा निकाला था। ठीक है, वो कुछ इस तरह का डाटा था कि लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। के मीन के अंदर क्या होता है? वो क्लस्टर्स बनाते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ठीक है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना लास्ट टाइम।
तो हम एनोमली डिटेक्शन क्या होते हैं, आउटलायर्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनोमली डिटेक्शन होता क्या है। एनोमली डिटेक्शन ये चीज करता है कि हमारे पास कोई चीज फ्रॉड या एरर आने लगे ना, तो हम उसको डिटेक्ट कर लें। ठीक है। एनोमली डिटेक्शन के रिगार्डिंग हम एक असाइनमेंट भी कर रहे होंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की। वो क्या करता है, जिससे कोई फ्रॉड होने लगता है, कोई किसी तरह हैकिंग का हमें खदशा मिलता है, किसी तरह स्कैम होने लगता है, तो वो उसी तरह अपना डिटेक्ट कर लेगा उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल एनोमली डिटेक्शन क्या चीज हो सकती है, कंप्यूटर विजन के अंदर मुझे कोई एग्जांपल दे एनोमली डिटेक्शन के, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर विजन के जरिए। एनोमली डिटेक्शन के बिल्कुल पिक में कोई डिफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम सीसीटीवी के जरिए देख सकते हैं, सीसीटीवी के जरिए हम लगा सकते हैं, जिससे कोई हरकत होगी रूम के अंदर या कोई चोरी होने का खतरा होगा तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। या हम एनोमली डिटेक्शन किस तरह कर सकते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल, कि जब भी आप किसी दूसरे लैपटॉप के अंदर ना अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं, तो आपको अपने डिवाइस के अंदर नोटिफिकेशन आ जाती है कि समवन फ्रॉम दैट दैट प्लेस लॉग्ड इन इनटू योर अकाउंट। तो आपको पता लग जाता है कि कौन किसने लॉगिन किया है। तो वो हैकर के अटेम्प्ट ना उसलो वो अनोमली को डिटेक्ट करते हैं कि वो लॉगिन हो रहा है कहीं पे, आपको डिटेक्ट करके भेज देता है। इज अ वास्ट एप्लीकेशन। ठीक है। आप लोग एक असाइनमेंट करेंगे अनोमली डिटेक्शन की, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। इन द फ्यूचर हम ना इसकी असाइनमेंट कर रहे होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या अपना डाटा सेट उठाना है क्या गैगल से, और इसको फ्रॉड को डिटेक्ट करके देना है। ठीक है। इन द फ्यूचर हम इसको देखेंगे किस तरह करते हैं। अगेन anomaly डिटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हम किस तरह देख सकते हैं, कि देखिए ना कि हमारे पास डाटा सेट है। लेट्स से हमारे पास डाटा सेट है वेट और हाइट का, कुछ ये डाटा सेट है, हाइट का कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है। कुछ हमारे पास आउटलायर्स आ जाते हैं, ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब इन दैट केस आपके ध्यान में क्या आता है कि आप इन 3 पॉइंट्स के साथ क्या करेंगे, इनके साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके ध्यान में क्या आ रहा होगा। ये पॉइंट्स आ रहे हैं इतने दूर दूर। हाँ है तो नॉर्मली, आप इसके साथ क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे क्या करेंगे। हम्म, हर बंदे के ध्यान में ये आएगा, हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। इग्नोर कर देंगे। चलो हाइट और वेट के केस में तो मैं इग्नोर कर दूंगा। अब मैं एक और डेटा सेट बनाता हूँ पेशेंट्स का। बड़ी रेयर सी बीमारी है, बड़ी रेयर सी, लाइक ऐसी बीमारी उठा लेते हैं कि जो बहुत ही रेयर हो। कोई भी लेट्स से एक्स डिजीज है जो बहुत रेयर है, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट अगेन। ठीक है। ये डाटा सेट बता रहा है कि डिजीज्ड और नॉट डिजीज्ड। ठीक है। ये एज बता रहा है, कोई भी बता रहा है, कुछ भी बता रहा है। अब यहाँ पर ना कुछ इस तरह का डाटा सेट आता है, क्लस्टर बन गया। ये उन लोगों का क्लस्टर बना है कि जिनको डिजीज नहीं है। ठीक है। जिनको डिजीज नहीं है। बाकी कुछ इस तरह का डाटा सेट बन रहा है, जिनको है, जिनको चांसेस हैं, जिनको नहीं हो सकती। इन दैट केस इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अभी भी इग्नोर करेंगे। बताएं, आप अभी भी इग्नोर करेंगे इसको, इतना इंपॉर्टेंट आउटलायर है ये। तो अब क्या करेंगे, इन दैट केस हमारा अनोमली डिटेक्ट हुई है तो उसको हैंडल भी तो करना है ना। क्लस्टर तो नहीं बना सकते हम यहाँ पे आउटलायर्स का। तो फिर आती है हमारी अनोमली डिटेक्शन। हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री हमने पढ़ा था, डिसीजन ट्री हमने पढ़ा था। हम क्या करेंगे, इसको डिसीजन ट्री या एक ट्री की फॉर्म में ना स्ट्रक्चर कर देंगे। लेट से कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, क्योंकि मैं साथ साथ डाटा सेट बना ही देता हूँ। ठीक है। मेरे पास कुछ डाटा इस टाइप पे है।
या फॉर सिंप्लिसिटी इसको इस तरह कर लो। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक नोड बनाऊंगा, पूरे इसको ट्री के स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। जब तक बनाता रहूंगा जब तक हमारे पास लीफ नोड्स नहीं आ जाते। लीफ नोड का पता है ना आपको क्या होते हैं? लीफ नोड का पता है ना? लीफ नोड होते हैं जो आखिरी नोड होता है। ठीक है, ये रूट होता है। ये बाकी सारे डिजीज नोड्स होते हैं। आखिरी नोड को लीफ नोड कहते हैं, इसको रूट नोड कहते हैं। ठीक है। तो इसमें से कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं आपको? कुछ पैटर्न नजर आ रहा हो इस ट्री के अंदर? क्या नजर आ रहा है पैटर्न? कुछ अनस्ट्रक्चर्ड सा बिहेवियर हो इसके अंदर, ये प्रोमिनेंट नजर आ रहा हो आपको? क्या प्रोमिनेंसी है इसके अंदर? फॉल्स तो है, मैं वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है। इसके अंदर ये चीज है, ये ये आइसोलेटेड नोड नहीं लग रहा आपको? आइसोलेट हुआ हुआ बिल्कुल। यही तो नॉर्मली हो सकती है। ये नॉर्मली आइसोलेट चीज हुई थी नहीं बिल्कुल। ये पूरा डाटा सेट पड़ा हुआ है और ये एक निग्लेक्टेड सा पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर एक फॉर्म है, एनॉमली फॉर्म। इसके अंदर आइसोलेशन फॉरेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, आइसोलेशन फॉरेस्ट। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं आइसोलेशन फॉरेस्ट के अंदर? आइसोलेशन फॉरेस्ट आपको बताता है कि डाटा आइसोलेट जो हुआ है ना, उस बेसिस के ऊपर हम ना अनोमली को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम इस बेस के ऊपर ना अनोमली डिटेक्ट करने लगे, आइसोलेशन के बेस के ऊपर। अब ये क्या कर रहा होगा, हमारा डाटा, लेट्स से इसने इस डाटा के लिए डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आइसोलेशन आ गया। ऑब्वियसली आइसोलेशन आ गया ना। रैंडम, हमारा हमने देखा था वो किसी भी बेस के ऊपर उसको डिवाइड करके उसका ट्री बना सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक कुछ क्लैरिटी ना हो, कोई कंफ्यूजन हो? किस चीज के? आइसोलेशन के। ये देखिए ना, एक बिल्कुल अलग नोड पड़ा हुआ है हमारे पास, आइसोलेट हुआ हुआ। अब ये लगा दीजिए कि इसकी डेप्थ, डेप्थ का समझ आ रहा है ना, डेप्थ क्या होगी कि कितने ज्यादा नोड्स हैं, कि जिसकी डेप्थ सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साथ ही बिल्कुल आइसोलेट हुआ पड़ा हुआ है ना ये नोड, अलहदा हुआ पड़ा हुआ है। तो हम, ये एनॉमली है ना, एक चीज हट के है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल हट के चीज है, एनॉमली है ना। एक चीज बिल्कुल ही हट के है, वो एनॉमली हो रही होगी हमारी। ठीक है। इसको आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसको हम इस तरह देखें ना कि आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या कहता है आपको? कि हमारा जो डाटा सेट है ना, इसके अंदर ये पॉइंट बिल्कुल ना एनॉमली है, बिल्कुल बिल्कुल लेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मासूम बेचारा। तो हम क्या करेंगे कि इस, ये देखें, इसका ट्री बना देंगे। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट ने पहले इस पेज के ऊपर डिवाइड किया, इसका एक नोड बना दिया, इसका एक नोड बना दिया। ठीक है, ये देखें ना, डिसीजन ट्री किस बेस के ऊपर करता है, एक रूट बनाता है, रूट को ऊपर डिवाइड कर देगा इन दो के अंदर। लेट्स से उसने इन दो के अंदर कर दिया, एक लीव ये बना दिया, एक लीव ये बना दिया। फिर इसको फर्दर उसने डिवाइड किया इस तरह। ठीक है, उसके अंदर ये दो बना दिए इसने। फिर इसको फर्दर डिवाइड कर सकता है इस तरह, ये दो बना देगा। ठीक है, एक ट्री बना रहे हैं वो बेसिकली। तो इन दैट केस ये वाला ट्री बड़ा लावारिस सा पड़ा हुआ है, इनके ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, ये लावारिस सा पड़ा हुआ है बेचारा। तो ये आइसोलेट हुआ हुआ है बिल्कुल, यहाँ की कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इस आइसोलेशन की बेस के ऊपर ना हम मैथमेटिकल कुछ इंट्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल इंट्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है आइसोलेशन का। बेसिक सा फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। -2 ई ओवर एच, एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिख दिया है? मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि ये क्या है।
ये जो है ना ई ओवर एच एक्स, ये क्या कहेगा, आपका एवरेज डेप्थ बताएगा। एवरेज डेप्थ क्या होगी ऑफ द आइसोलेशन नोड, एवरेज डेप्थ ऑफ द आइसोलेशन नोड। अब हमने देखा था डिजीजन ट्री बना था इसका, ये एक क्लस्टर का बन गया। हो सकता है कि हमारे डाटा सेट इतना बड़ा हो कि हमारे मल्टीपल ट्रीज बन रहे हो। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, तो मल्टीपल ट्रीज बनेंगे, हर ट्री के अंदर वो आइसोलेशन नोड तो मौजूद होगा ना। इस तरह देखिए इसको, लेट्स से मेरा एक ट्री ये बनता है, ये मेरा आइसोलेशन नोड है। दूसरा ट्री मेरा ये बनता है। ठीक है, बाइनरी ट्री बनाते हैं। अब आइसोलेशन हमारा नोड यहाँ पे आ गया है, तो इसमें इसकी डेप्थ कितनी होगी इस वाले ट्री में, लेट्स से एग्जांपल ही लिए, इस वाले ट्री में, ये लेफ्ट ट्री है राइट ट्री है, डेप्थ बता दें कितनी कितनी होगी। हाँ जाहिर है, 1 और 2 है ना। अभी क्या करेगा, इसकी एवरेज ले लेगा। तो हमारा फॉर्मूला जो था, उसके अंदर जो पहली वैल्यू थी, ठीक है, तो वो माइनस ई एच ऑफ एक्स ओवर एम, ये वाली वैल्यू क्या करती है, ये ये वाली वैल्यू आप कहती है कि यार मुझे एवरेज डेप्थ बता दो आइसोलेशन नोड की। ठीक है, सी ओवर एम क्या कहेगा आपको, कि एवरेज डेप्थ बता देंगे हर डाटा पॉइंट की। इसमें तो आइसोलेशन नोड है ना ये तो, ये चीज बताएगी हर डाटा नोड की। फॉर एग्जांपल एक डाटा नोड मेरा ये है, एक डाटा नोड मेरा ये है, एक डाटा नोड मेरा ये है। ठीक है, दूसरा ट्री है उसका डाटा नोड ये है। अब उसकी जो एवरेज होगी ना हर डाटा नोड की, और ये आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लाइब्रेरीज आई हुई है। ठीक है, हम देखेंगे इसको, साइकिल लाइन के अंदर मौजूद है। ठीक है, डेप्थ हम मैनुअली नहीं निकाल रहे होंगे उसके। ये जो डाटा बताएगी आपको, एवरेज बता देगी, मीन बता देगा हर डाटा नोड की। अब ये भी आपके पास आ गई, ये भी आपके पास आ गई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एनॉमली आ जाएगी। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द एनॉमली स्कोर, नॉर्मली स्कोर आ जाएगा, बेस्ड ऑन द नॉर्मली स्कोर आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, हमें बता देंगे कि यहाँ पे एनॉमली कितनी है। अब एनॉमली स्कोर किस तरह डिफाइन करेगा एनॉमली को, मैं बता देता हूँ अभी। ये देखें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये है ना कि फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, सिंपल मैथ है। अगर ये चीज बड़ी हो, ठीक है, लेट्स से मैं इसको ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ, अगर ए मेरा बड़ा हो बी से, तो फिर क्या वैल्यू आएगी। मैथ है ना, सिंपल मैथ है, डिवाइड हो रहा है, ए डिवाइडेड बाय बी करें अगर, ए बड़ा है, लेट्स से ए 2 है और ये 1 है, या ये 3 है, ये 2 है, छोटी वैल्यू आ रही होगी ना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा कुछ इस टाइप की चीज, 1.5। ठीक है, जिससे पता है क्या चीज हो रही होगी, 1.5, 0.5 सॉरी, 0.5 से ये कह रहा होगा ये नॉर्मल नोड है। अगर आप इस तरह ध्यान रखें कि अगर ये चीज बड़ी होगी ना और ये चीज छोटी होगी, तो मतलब कि नॉर्मल नोड है। लेकिन अगर एवरेज ऑफ द आइसोलेशन नोड, एक नोड जो हमारा आइसोलेटेड नोड है, अगर उसकी एवरेज ज्यादा बड़ी हुई, ठीक है, एवरेज ज्यादा बड़ी हुई, तो फिर तो इजी सीन है ना। एवरेज उसकी बड़ी है, जाहिर बात है उसकी एवरेज बड़ी है, तो वो ना नॉर्मल नोड है। क्यों नॉर्मल नोड है, क्योंकि आइसोलेशन नोड ही इतना डेप्थ वाला नोड है। ठीक है, अब लेकिन अगर इसकी एवरेज छोटी है, तो ऑब्वियसली एवरेज छोटी है तो ये बिल्कुल ना अलग पड़ा हुआ है।
इसका नुकसान ये हो रहा है अलग पड़े होने का कि यार ये हो सकता है कोई एनोमली दे दे। अनोमली क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट चीज डिटेक्ट हो रही है, बिल्कुल अलग से अलग पड़ा। अनोमली डिटेक्ट हो सकती है यहाँ पे। तो अगर ये हमारे पास चीज बड़ी आ रही है, ठीक है, लेट्स से ये चीज छोटी आ रही है, सॉरी, 2/4, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा वैल्यू 0 के करीब करीब तर होगी। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो तकरीबन हमारा आंसर बना आ रहा होगा। इन दैट केस दिस विल बी एन आइसोलेटेड नोड या एनोमली विल बी डिटेक्टेड। हम क्या करते हैं, ठीक है, एनोमली विल बी डिटेक्टेड, एनोमली स्कोर के बेस के ऊपर एनोमली डिटेक्ट करेंगे। अगर तो हमारा एनोमली स्कोर जो होगा वो 0.5 के करीब आ रहा होगा, नॉर्मल नोड है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एरर आ रहा होगा, अनोमली स्कोर आ रहा होगा 1 के करीब, तो मतलब कि ये इसके अंदर कोई अनोमली डिटेक्ट हो गई है। तो हम क्या करते हैं, डाटा सेट उठाते हैं, डाटा सेट को इन द फॉर्म ऑफ ट्री डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ट्री के बाद हम उसके अंदर से आइसोलेटेड नोड निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के बेस के ऊपर हम उसके अंदर वैल्यूज को पुट करके नॉर्मली स्कोर निकाल लेते हैं, और नॉर्मली स्कोर के बेस के ऊपर हम बता देते हैं कि नॉर्मली है कि नहीं है। अब तक हमने सारी मशीन लर्निंग तकरीबन कवर कर ली है, ए टू जी, हर एक एल्गोरिथम, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, दोनों को मिक्स करके एक मॉडल को हमने कवर कर लिया, ठीक है। मशीन लर्निंग आज हमारी खत्म हो गई है तकरीबन, ठीक हो गया। तो अब हम इसके ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे, कोड के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है इसको। ठीक है, अभी तक तो हमने मैथ के ट्यूशन देख लेंगे, बैक एंड के ऊपर चीजें हो किस तरह रहेंगी, ठीक हो गया। अब हम इसको इन द फर्दर इंशाल्लाह रन देख रहे होंगे कि इसको हम एक्चुअल कोडिंग में किस तरह यूज करें, फिर प्रोजेक्ट्स किस तरह बनाएं। मशीन लर्निंग का एक कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, ठीक है। इसके अंदर 3 से 4 प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी आपकी मर्जी होगी कि आप क्या चूज कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की, ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था।